नमस्कार। आरयूएसआई गवर्नमेंट कॉलेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक टॉपिक है। ये वर्तमान की समस्या भी है और इसका समाधान भी बहुत जरूरी है। और बहुत सारे निबंध के क्वेश्चनों में भी आता है, जो रिटर्न पेपर होते हैं उसमें भी आता है, और एकेडमिक रूप में भी बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यह है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो इसको हम क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं। एजे एजे क्वेश्चन आ जाए तो इस किस फ्रेमवर्क में हमको लिखना है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। इसलिए आप सबके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको टॉपिक वगैरह दिख रहा होगा। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण, जिसे इंग्लिश में डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। मरुस्थलीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों या कारणों से शुष्क भूमि, जो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों रूप में हो सकती है, तो शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मानव निर्मित कारणों से शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता में कमी हो जाना ही मरुस्थलीकरण है। देखो, मरुस्थलीकरण का मतलब हम ये सोचते हैं कि रेगिस्तानों का विस्तार, ओनली, केवल रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। ये कोई भी शुष्क भूमि में जहाँ मरुस्थल नहीं है वहां भी उसकी जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, उसको भी हम डेजर्टिफिकेशन कह सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारण ले रहे हैं हम। सब दो कारण हमने पहले परिभाषा में पढ़े थे, एक तो मानव निर्मित कारण, एक प्राकृतिक कारण। तो पहला जो कारण है वो हम ले रहे हैं मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण में देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सबसे, जो हम शुष्क भूमि वाले इलाकों में देखें तो अधिक चराई के द्वारा भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि अधिक चराई से सारी छोटी जो माइक्रो वनस्पति होती है, माइक्रो हम कह सकते हैं कि फाइटोप्लांट्स वगैरह होते हैं, वो सारे चले जाते हैं। उसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण की क्रिया की शुरुआत होती है। ये भूमि की उपयोगिता, उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है। देखो, तीन शब्द है: उपयोगिता, यूटिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और तीसरा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तीनों को कम करता है मरुस्थलीकरण। यूटिलिटी, प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी तीनों को कम करता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये नुकसानदायक होता है उस क्षेत्र के विशेष के लिए। 2005 और 2015 के बीच हम देखें तो भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए। मतलब 2005 और 2015 में 10 वर्षों के बीच कुल घास के मैदानों में से भारत ने 31% घास के मैदान कम हो चुके हैं। तो ये, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो वनों का या जो चराई का क्षेत्र है, या जिस भी भूमि में हम काम ले रहे हैं, तो वो कितना लेवल पर हम उस हरे भरे घास के मैदानों को कम कर रहे हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण कारण आता है, दूसरा जो कारण आता है वो है, एक सेकंड में पॉइंट डाल रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट था अधिक चराई, मानव निर्मित में अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। फिर दूसरा, अधिक वनों की कटाई। ये तो सार्वभौमिक कारण है, आप सबको पता है। वनों की कटाई, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है। आगे चलते हैं। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। सिंक का मतलब है सोखना। वन जो होते हैं वो कार्बन को सोखते हैं, तो उस रूप में काम करते हैं। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। वनों, जैसे जैसे हम जितना हम वनों की कटाई करेंगे उतनी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जाता है, और उतना ही कार्बन की मात्रा भी बढ़ती जाती है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें खेती का करने का हमारा तरीका, कि हम बार बार तरीके से खेती को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो खेती में जो बदलाव की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से भी हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। जैसे काटो और जलाओ कृषि पद्धति के माध्यम से कटाव के खतरे को बढ़ जाते हैं। मतलब जो हम जंगलों में होता है ना, जो आदिवासी लोग करते हैं, फसलों को काट, जंगलों को काट कर सफाई करके जलाकर फिर खेती करते हैं। तो उस पद्धति से के माध्यम से भी वहां पर मिट्टी के कटाव की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे भी वर्षा का मौसम आता है और मिट्टी का अधिक कटाव होता है, उसकी वजह से मरुस्थलीकरण की क्रिया हो जाती है। और मरुस्थलीकरण की क्रिया में मैंने तीन बताया था: उपयोगिता, उत्पादकता और बायोडाइवर्सिटी। तीनों का नुकसान होता है। उर्वरकों का हम अधिक प्रयोग करते हैं, और उस अतिवृष्टि
मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते हैं। मतलब उर्वरकों का हम जो खाद बीज है उसका खादों का जो उर्वरक रासायनिक केमिकल्स है उसका अति प्रयोग करते हैं, उससे भी खनिज की संरचना में मिट्टी में परिवर्तन होता है जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। तीसरा, वर्तमान में जो ऊपर का जो चौथा पॉइंट आ रहा है सामने, वो सबसे बड़ा कारण भी बन रहा है धीरे धीरे, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ये बहुत बड़ा अपना आप में टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको आगे। वैसे जलवायु परिवर्तन जो होता है वो तापमान, वर्षा और सौर विकिरण और हवाओं में स्थानिक और अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है। मतलब जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि तापमान में अनिश्चितता आती है, वर्षा में अनिश्चितता आती है, जो सूर्य की विकिरणें आती है उसकी तीव्रता में अनिश्चितता आती है, और स्थानिक जो हवाएं चलती है उसके पैटर्न में भी अस्थिरता आती है। तो इस परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण की क्रिया, डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस बढ़ जाती है। तो जलवायु परिवर्तन का भी बहुत बड़ा हम रोल मान सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है। इन सब के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार मरुस्थलीकरण की क्रिया बढ़ती है, डेजर्टिफिकेशन की क्रिया बढ़ती है। जैसे बाढ़ है, बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ के आने से बहुत सारे जो क्षेत्रफल में मिट्टी का कटाव हो जाता है, उसकी वजह से उस मिट्टी की उपयोगिता और उत्पादकता कम हो जाती है, और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी नष्ट हो जाती है, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, पादप नष्ट हो जाते हैं। सूखा पड़ने से भी ये सेम सेम प्रक्रिया होती है, सूखे में वहाँ के जीव जंतुओं पे और भूमि पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सूखे में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा समाप्ति होती है। भूस्खलन से सेम प्रक्रिया होती है कि एक बड़े क्षेत्र में भूमि का खिसकाव होने से वहाँ की वनस्पति पर, वहाँ के जीव जंतुओं पर और वहाँ की मिट्टी पर, मृदा पर प्रभाव पड़ता है। फिर पानी का शरण, पानी के शरण का मतलब है कि पानी की मात्रा में कमी या अधिकता, दोनों पानी का शरण है, जैसे बाढ़ और सूखा। तो इन दोनों गतिविधियों से डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, बाढ़ के आने से और नहरी क्षेत्र में इस टाइप के पानी के कटाव के माध्यम से उपजाऊ मिट्टी के ऊपरी भाग का विस्थापन हो जाता है, उसकी वजह से भी वहाँ डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस काम करती है। फिर पानी का कटाव, ये आ गया था। फिर ये बेडलैंड स्थलाकृति में परिणत हो जाना। बेडलैंड का अर्थ है कि जो, जैसे हम देखते हैं आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, उसमें बीहड़ नाम आते हैं कि बीहड़ के डाकू बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जो इधर धौलपुर, अ, सवाई माधोपुर और हमारा जो कोटा है, जो मालवा का क्षेत्र है, जो ग्वालियर का क्षेत्र है, जो एमपी के साथ लगता है, उस क्षेत्र में अधिक बीहड़ पाए जाते हैं। तो वो बेडलैंड प्रकृति उस भूमि को कहा जाता है। उसमें मिट्टी कटी फटी होती है, जो ऊपरी मृदा होती है वो कटी फटी होती है। उस भूमि में हम वनस्पति या फल नहीं लगा फसलें नहीं बो सकते। तो ये प्रक्रिया एक वेटलैंड की प्रक्रिया जो है, मरुस्थलीकरण का एक प्रारंभिक चरण है। फिर ये हवाओं के माध्यम से भी कटाव होता है, आप सबको बताया होता ही है, ये तो हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक देखा जाता है। हवा द्वारा रेत का अतिक्रमण भूमि की उर्वरता को कम कर देता है, वो सेम बात है, जिससे भूमि मरुस्थलीकरण के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। अब देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक की, मरुस्थलीकरण के हमने कारण देख लिए, मानव निर्मित और प्राकृतिक। अब मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा समाज पर, संसाधनों पर और जनता पर, वनस्पति पर। तो इसके अलग अलग एक्सपेक्ट है वो देख रहे हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो है पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे इसके। दूसरा है वनस्पति का पर्यावरणीय प्रभावों में हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव से क्या क्या हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभावों में हम पहला सबसे बड़ा जो नुकसान है वो वनस्पति का नुकसान है। किसका नुकसान है, वनस्पति का, बायोडाइवर्सिटी का। फिर दूसरा है जमीन का बंजर हो जाना, ये भी एनवायरमेंटल इफेक्ट है, जमीन बंजर हो जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से जमीन बंजर होगी तभी तो उसकी उत्पादकता कम होगी, वहां की मिट्टी का शरण हो जाता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। फिर प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि जहाँ पे वनस्पति का कटाव हुआ है, वनस्पति कमजोर हुई है, वहां हो सकता है सूखे की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जहाँ वनस्पति अधिक है वहां वर्षा भी अधिक होती होती है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं में भी
डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से वृद्धि हो सकती है। फिर अगला पॉइंट है भूमि का निम्नीकरण, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड का डिग्रेडेशन होगा, क्यों होगा? सेम प्रक्रिया है, जैसे मिट्टी का कटाव होता है और वनस्पति का क्षरण होता है, तो वहाँ की भूमि में जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो भी कम होती है, और वहाँ के भूमि भूमि के अंदर जो सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो जीव होते हैं, उनकी भी कमी होती है। बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनकी कमी से भी भूमि की उत्पादकता और उसका डिग्रेडेशन होता है। फिर है छठा पॉइंट, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी होगा। फिर जैव विविधता को नुकसान और प्रजातियों को विलुप्त होना। अगला बड़ा पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी और प्रजाति जैव विविधता को नुकसान और का विलुप्त होना। देखिए, जैव विविधता का नुकसान होना और प्रजातियों का विलुप्त होना। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कब होगा? जब मिट्टी का कटाव होगा, जल कम होगा, वनस्पति कम होगी, वहाँ के जीव जंतु प्रजातियों का विलुप्त होंगे। तो बेसिक रूप से आप सबको पता है कि जैव विविधता हम किसे कहते हैं। तो जैव विविधता के बेसिक जो पिलर है, उनमें विनाश होता है तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा ह्रास होगा। अगला आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक रूप से हम किस प्रकार से ये हमें प्रभावित करेगा। आर्थिक प्रभाव बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे। फिर आगे बढ़ रहे, प्राकृतिक जोखिम की घटनाओं में वृद्धि होगी। फिर बाढ़ की समस्या भी रहेगी, भूस्खलन की समस्या रहेगी, कृषि की उत्पादकता को खतरा होगा ही। फिर पुनरावर्ती प्रभाव को बढ़ाते हैं ये, मतलब इस टाइप की सारी जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे क्या है, उसी प्रक्रिया को बढ़ाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में उत्पादकता, अर्थव्यवस्था सारी डैमेज हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। उसकी वजह से गरीबी का एक कुचक्र स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं, सोशल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अकाल आएगा, फिर गरीबी की समस्याएं रहेगी, सामाजिक संघर्षों की स्थिति भी बनेगी। अगर गरीबी बढ़ती है तो वहाँ के शिक्षा की भी कमी होगी, क्योंकि वहाँ के लोग अ, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं एक चक्र चलता है समस्याओं को, और पूरा उस क्षेत्र विशेष का समाज, क्षेत्र विशेष का वातावरण समस्याओं के चक्र में फंस जाता है। इसलिए ये सामाजिक प्रभावों के रूप में भी हम मरुस्थलीकरण को देखते हैं। खाद्य सुरक्षा की समस्या होगी, सबसे बड़ी समस्या खाद्य सुरक्षा की, उसकी वजह से कुपोषण भी आएगा, सामूहिक पलायन भी होगा, वहां से लोग प्रवास करेंगे, दूसरे एरिया में, दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे जहां अधिक उनको संभावनाएं लगेगी रोजगार की। पर्यावरणीय प्रवासन भी होगा। फिर इसके राजनीतिक इफेक्ट क्या होते हैं? राजनीतिक इफेक्ट भी वस्तुतः इसमें आ जाते हैं सामाजिक प्रभाव में। अपरिपक्व प्रभावों से राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाएगी, हालात अस्थिर होंगे, संघर्ष अधिक बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं हम अगला इसी डेजर्टिफिकेशन का जो विशेष पॉइंट है, हम भारत के संदर्भ में, कि भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति, इसको हमें बहुत अधिक फोकस करके देखना है। एक बार इसको वापस हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको शायद स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति, भारत का करीब 96 मिलियन हेक्टेयर यानी 29% क्षेत्र जो है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। पिछले 20 सालों से ये प्रक्रिया, प्रोसेस बहुत अधिक तीव्रता से चल रही है, जिसमें भारत का लगभग 29% क्षेत्रफल इससे प्रभावित हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। हाल ही में हमने देखा है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी एक प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं, या इसके संबंधित मीटिंग थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए कन्वेंशन या एक सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता में। तो यूएनसीसीडी में प्रस्तुत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत ने एक दशक में घास के क्षेत्रों का 31%, या हम कह सकते हैं 5.65 मिलियन हेक्टेयर का हिस्सा खो दिया। ये आंकड़े देखने में हो सकता है हम इस लेवल का इमेजिन नहीं कर पाए, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। 31% घास के क्षेत्रों का समापन होना, इसका हम प्रभाव अगर देखेंगे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसके।
फिर यहाँ का दूसरा आता है कि भारत में 2003 और 2005 से लेकर 2011 और 13 के बीच में 29 में से 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि देखी गई है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने राज्य मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, तो हो सकता है आप सिर्फ जो डेजर्ट वाले राज्य हैं उन्हीं को दो तीन जो है उन्हीं का ही नाम लो, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं भारत में 29 में से 26 राज्य जो है वो डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से प्रभावित है। दूसरा, देश में 80% से अधिक शरण की स्थिति सिर्फ 9 राज्यों में है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि पूरे देश में 80% से अधिक जो शरण हो रहा है वो सिर्फ 9 राज्यों में हो रहा है। मतलब जो 26 राज्य है उसमें सर्वाधिक सबसे अधिक प्रभावित कौन से राज्य हैं? 9 राज्य, सिर्फ जो 80% इन्हीं 9 राज्यों में डेजर्टिफिकेशन का प्रभाव देखा गया है। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के जो उपाय किए गए हैं वो कौन से हैं, ये देखते हैं। ये उपाय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी ये पूछे जाते हैं। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण के पर अंकुश लगाने के लिए उपाय, सबसे पहले सरकार ने केड केड प्रोग्राम चलाया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें क्या किया सरकार ने? इसके तहत सरकार ने प्रभावित इलाकों की जो प्रभावित क्षेत्र थे उसकी पहचान की और उसमें सिंचाई में सुधार करने के प्रयास किए और वाटर मैनेजमेंट के कुशल प्रयास करके वहां पर कृषि उत्पादन में अधिक उसको अनुकूल बनाया। जैसे हम देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उसके आईजीएनपी उसके क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और जल प्रबंधन का जो कुशल प्रयोग हुआ उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि सिंचाई के माध्यम से वहां पर डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस बहुत अधिक रुकी है और जहाँ मरुस्थल था वहां पे हरियाली, फसलें और वनस्पति का काफी सघन धीरे धीरे विकास हो रहा है। फिर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी किया गया। इंटीग्रेटेड वाटरशेड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम 1989 में लॉन्च किया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और फेमस प्रोग्राम रहा है वाटर प्रबंधन से संबंधित। वाटर मैनेजमेंट से संबंधित बहुत शानदार ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है। इसे 1999 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार हम रोजगार सर्जन के द्वारा, देखो दो इसके उद्देश्य है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में प्लस रोजगार भी हम सर्जन कर सके और उस रोजगार सर्जन के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार हम संरक्षण करें, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड नाम दिया गया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये विकास इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना इसका उद्देश्य था। फिर आया था 2003 में हरियाली दिशा निर्देश के रूप में इसे नामित भी किया गया। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन रखा गया, जिसे नीति आयोग द्वारा इसके क्रियान्वयन किया जाता है। फिर डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है भारत सरकार का। 1995 में इसे प्रभावित इलाकों में शुरुआत की गई। सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित किए गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। ये राजस्थान डीडीपी कार्यक्रम, देखो राजस्थान जो प्रभावित जिले राज्य है, सॉरी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में से शुरू किया गया है। इसका मतलब आप मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया सिर्फ ये मत मानना कि ये सिर्फ गर्म प्रदेशों में ही शुरू किया गया है, जबकि ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, क्योंकि वहां पे भी डेजर्टिफिकेशन की समस्या बहुत अधिक लेवल पर है। फिर आगे चलते हैं हम। इससे ग्रामीण विकास मंत्रालय डीडीपी जो कार्यक्रम है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। और भारत में 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, अभी देखा था यूएनसीसीडी, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश बना था और 1996 में इसकी पुष्टि भी की गई। नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों से मिट्टी का संरक्षण इसके माध्यम से किया गया। दोनों परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों से मिट्टी संरक्षण आदि परियोजनाओं को वर्ष 2000 में इसे जोड़ा गया और लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य है क्षारीय मिट्टी की भौतिक स्थितियों और उत्पादकता की स्थिति में सुधार करना।
किसान कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय वनीकरण वनीकरण कार्यक्रम, NAP। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भारत सरकार का प्रोग्राम कार्यक्रम रहा है। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम ये 2000 में लागू किया गया था और इससे वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इससे क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। लगभग प्रोग्राम की विशेषताएं और उद्देश्य वही है, धीरे धीरे सरकारें आती जाती है तो उसके हिसाब से इसका नाम भी चेंज हो जाता है। इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। 2001 में नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। चारा और चारा विकास फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम भी लागू की गई। 2010 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत घास के मैदानों में सुधार किया गया। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वयन किया गया, फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम। फिर आता है ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन। ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन के तहत भी नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया भी शुरुआत की गई थी। इसके तहत भी इसमें डेजर्टिफिकेशन को रोकने के प्रयास किए गए। फिर चलते हैं डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। भारत के द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस का एक विकास किया गया, मतलब एक ऐसा मैप बनाया गया, एक ऐसा एटलस बनाया गया जिसके तहत ये निर्धारित किया गया कि किस क्षेत्र में अधिक समस्या हो रही है। उन मरुस्थलीकरण वाले इलाकों को चिन्हित करके एक एटलस बनाया गया, जिसे इसरो द्वारा 2016 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया? 2016 में इसरो द्वारा। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना। फिर मरुस्थलीकरण को रोकने के वैश्विक प्रयास भी किए गए। समय हो रहा है इसलिए मैं इसको आगे लेता चल रहा हूँ। बोन चैलेंज भी आया, फिर सतत विकास लक्ष्य 2015 में आए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके तहत ये घोषणा की गई थी कि हम टिकाऊ खपत और उत्पादन के माध्यम से ग्रह को न्यूनीकरण से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। फिर UNCCD के तहत भी ये कार्यक्रम लागू किए गए थे। इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि पहले वाली चीजें वापस रिपीट हो रही है। और इस UNCCD की एक विशेषता की ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था कि जो भी देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे उन नियमों का पालन करने के लिए। फिर हम कैसे मरुस्थलीकरण को रोक कर हम उसमें सुधार कर सकते हैं, इस इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका इन्होंने दिया है। निवारण के उपाय क्या? वनों को अधिक, जो समस्याएं थी उसी को हम निवारण में सुधार करेंगे। जैसे वनीकरण को अत्यधिक प्रोत्साहित करना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जैविक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना, फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना, सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि, ड्रिप सिंचाई वगैरह। फिर मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, अवैध खनन से संबंधित समस्याएं हैं और जो CSR के तहत वृक्षारोपण को कार्य करना, इस प्रकार के कामों से हम इसको रोक सकते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्थिर करने, वन्य जीव प्रजातियों को बचाने, समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए मरुस्थलीकरण को समाप्त करना होगा। जंगल की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और दुनिया भर के लोगों और सरकारों को इसे निभाना चाहिए। इस प्रकार ये निष्कर्ष के रूप में हमने इस टॉपिक को समाप्त किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।